दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन की श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र। दोस्तों ये प्रश्न पत्र वर्ष 2013 में आयोजित टीजीटी परीक्षा के अंतर्गत था और इसमें हम आज नागरिक शास्त्र के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आप इनमें से जो महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न हैं उनको अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि परीक्षा के समय आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों टीजीटी परीक्षा 2013 सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र का जो 2013 का प्रश्न पत्र था उसका पहला प्रश्न देखते हैं। वोट देने का अधिकार एक है। ऑप्शन है आपके सामाजिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, संवैधानिक अधिकार और विधिक अधिकार। तो सही उत्तर है वोट देने का अधिकार या मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों 1989 में तारकुंडे समिति की रिपोर्ट के आधार पर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदाता की आयु न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, जबकि इसके पहले यानी 61वें संविधान संशोधन 1989 से पहले जो मतदान की न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया है। तो वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत या एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आप जानते हैं ऑस्टिन। दोस्तों ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है संप्रभुता एक विशिष्टता है तो जनता की, राज्य की, सरकार की और संसद की। तो सही उत्तर है संप्रभुता या सॉवरेनिटी राज्य की एक विशेषता है और संप्रभुता के अभाव में किसी भी राज्य को वैधता नहीं मिल सकती है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। दोस्तों राज्य की शक्तियों के संदर्भ में संप्रभुता ही उसे एक विशिष्ट संस्था बनाती है। अगला प्रश्न है लोक संप्रभुता या जन संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है आपके हाब्स, लाक, रूसो और मिल। तो सही उत्तर है रूसो द्वारा सबसे पहले लोक संप्रभुता या जन संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था और लोक संप्रभुता का प्रतिपादन उसने अपने सामान्य इच्छा सिद्धांत में किया है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? ऑप्शन है आपके राज्य का दैवी सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और अपने सीमित रूप में उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत ये राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। चूँकि राज्य के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत या शक्ति सिद्धांत केवल एक पक्ष की बात करते हैं, लेकिन राज्य का विकासवादी सिद्धांत ये मानता है कि राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है और ये ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। ये सिद्धांत ये मानता है कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न उच्च कोटि की शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, बल्कि इसका विकास ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के माध्यम से धीरे धीरे हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों सामाजिक संविदा के अनुसार। ऑप्शन है राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, राज्य एक प्राकृतिक और आवश्यक है और राज्य की प्रकृति सावयवी है। तो दोस्तों सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है और सभी समझौतावादी विचारक या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर जो थे उन्होंने ये बताया कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन है आपके लाक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों का भ्रम उत्पन्न किया है। दूसरा है कि लाक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है। तीसरा है कि लाक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है और चौथा है लाक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है। तो सही उत्तर है लाक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। दोस्तों लाक के राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वह उसे सीमित शक्तियां प्रदान करता है। इसको राज्य को निरपेक्ष या असीमित सत्ता नहीं है और सरकार की शक्ति पर सबसे प्रमुख सीमा या नियंत्रण प्राकृतिक कानून
कानून और प्राकृतिक अधिकारों का है। इसलिए लॉक जो है सरकार और राज्य में विभेद या अंतर करता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है। ऑप्शन है आपके सर हेनरी मेन, लॉर्ड एक्टन, हाबहाउस और मिल। तो सही उत्तर है सर हेनरी मेन ने जो है सामाजिक संविदा सिद्धांत या सामाजिक समझौता सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है। अगला प्रश्न है, समाजवाद या सोशलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर है रॉबर्ट ओवन। दोस्तों, रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और यद्भाव्यम की नीति या लेसेस फेयर या हस्तक्षेप की नीति। तो दोस्तों सही उत्तर है मार्क्सवाद से यद्भाव्यम की नीति संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदारवाद का मूल तत्व क्या है? तो सही उत्तर है उदारवाद का मूल तत्व स्वतंत्रता या वैयक्तिक स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्त या कोरम कितनी होती है? तो गणपूर्त या कोरम जो है लोकसभा की बैठक के लिए 55 सदस्य है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के सीटों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा में सीटों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, जबकि 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा लोकसभा के सीटों की संख्या 545 कर दी। लेकिन गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा ये निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बैठक के लिए कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग है। तो इसलिए वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए कोरम या गणपूर्ति 55 सदस्य है। अगला प्रश्न है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है वो कौन सा राज्य कहलाता है? तो वो कहलाता है वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य। ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराए। अगला प्रश्न एक कथन है। ये कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते हैं? यानी स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी कौन सा विचारक मानता है? ऑप्शन है आपके डायसी, एक्टन, बर्लिन और डार्किन। तो सही उत्तर है लॉर्ड एक्टन। दोस्तों, लॉर्ड एक्टन, डी टाकविले, फ्रीडमैन और पैरेटो का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए ये साथ साथ नहीं रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किस एक पर बल देती है? ऑप्शन है आपके समानता, स्वायत्तता, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति और पसंद की स्वतंत्रता। तो दोस्तों सही उत्तर है नकारात्मक या निगेटिव लिबर्टी जो है वो हस्तक्षेप की अनुपस्थिति की बात करती है या उस पर बल देता है। अगला प्रश्न है, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु, ऑप्शन है आपके समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, समस्त कानूनों से ऊपर है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों लॉक का ये मानना था कि जो संप्रभु होता है वो विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। अगला प्रश्न है कि कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 तत्वों में नहीं है? ऑप्शन है स्वामी, पुरोहित, पुर और कोश। तो सही उत्तर है पुरोहित। पुरोहित जो है सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश तथा मित्र आते हैं और इसमें पुरोहित शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, एक बुक का नाम बताना है। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो दोस्तों गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक आपको याद होना चाहिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग या एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स के लेवायथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके संप्रभु, समाज, राज्य और सरकार के लिए सामूहिक नाम। तीसरा है प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर है हाब्स ने कॉमनवेल्थ का प्रयोग जो है वो
जो है सामाजिक समझौता के अंतर्गत वो कहता है कि जो कॉमनवेल्थ है वो समाज, राज्य और सरकार के लिए एक सामूहिक नाम है। अगला प्रश्न है, कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो दोस्तों, हाब्स ने अपने समझौतावादी सिद्धांत में आत्मरक्षा या जीवन के अधिकार को, जीवन की रक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शन है आपके कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। तो दोस्तों, सोशल जस्टिस। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऑप्शन है आपका प्रशासन, विदेश नीति, आर्थिक नीति और न्यायिक नीति। तो कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वो विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? ऑप्शन है आपके व्यक्ति, जनता, वर्ग और दल। तो सही उत्तर है, मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक वर्ग या क्लास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने नहीं लिखी है? ऑप्शन है आपके हिंद स्वराज, द ओरियन, गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन द वेदास। तो सही उत्तर है दोस्तों हिंद स्वराज। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से भारत लौटते समय किया था। अगला प्रश्न है, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, प्रन्यास या न्यासिता सिद्धांत या इसे ट्रस्टीशिप सिद्धांत कहा जाए तो इसका प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी मानते थे कि धनी व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं से अधिक जमीन, जायदाद, कारखाने और संपत्ति नहीं रखना चाहिए। इसे समाज की अमानत या समाज की धरोहर मानकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है, द्विसदनात्मक निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की अनिवार्य विशिष्टता है? तो द्विसदनवाद दोस्तों ये संघात्मक शासन की अनिवार्य विशेषता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एकीकरण और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो अध्यक्षात्मक शासन है या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, इसका सैद्धांतिक आधार शक्तियों का पृथक्करण होता है। अगला प्रश्न है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ये जो हमने 2011 का प्रश्न पत्र देखा था उसमें भी ये प्रश्न था। तो सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले महान यूनानी विचारक और राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान से संबंधित। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? ऑप्शन है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना और प्रस्तावना। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि इसकी प्रस्तावना है। और दार्शनिक तत्वों से अभिप्राय उन आदर्शों से है जिनसे भारतीय संविधान अभिप्रेरित हुआ है और उन नीतियों से है जिन पर वह संविधान और शासन प्रणाली आधारित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार भूमि है। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व और संघीय। तो सही उत्तर है संघीय शब्द आपका जो है संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो सही उत्तर है चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है। और केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत क्या शामिल होता है? दोस्तों, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये विवाद शामिल होते हैं। तो सही उत्तर है केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? ऑप्शन है आपके सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, उपर्युक्त सभी जो ये संवैधानिक सरकार की प्रकृति जो है उसमें सीमित शासन होता है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा भी संवैधानिक सरकार की प्रमुख विशेषता होती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत एक गणराज्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी गणराज्य जो है वो क्यों कहा जाता है? तो भारत एक गणराज्य इसलिए है क्योंकि भारत के राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यहाँ पर राज्याध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होता है, इसलिए उसे गणराज्य या गणतंत्र कहा जाता है। इसी आधार पर भारत को एक गणतंत्र या गणराज्य कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? हम आदेश देते हैं दोस्तों, ये परमादेश। परमादेश इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। इस रीट के अंतर्गत न्यायालय किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी अर्थात सरकारी अधिकारी या कर्मचारी, अधीनस्थ न्यायालय सरकार या निगम को उसके विधिक, संवैधानिक या लोक कर्तव्यों को करने या अवैध रूप से न करने का आदेश देता है। तो सही उत्तर है हम आदेश देते हैं, ये परमादेश रीट का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किया है? तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 45। तो दोस्तों अनुच्छेद 37 इसमें ये कहा गया है कि भाग 4 में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है, यानी जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है? तो 86वां 86th संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो अंतिम के जो 3 ऑप्शन हैं ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं, जबकि धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है, इसलिए ऑप्शन ए आपका नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? ऑप्शन देखिए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 में क्या प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री निम्न विषयों की जानकारी राष्ट्रपति को देगा, जैसे मंत्रिपरिषद के निर्णय, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जानकारी राष्ट्रपति जो भी मांगता है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 78। अगला प्रश्न है, कौन यह निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या अथवा नहीं? तो ये बहुत ही आसान है, सामान्य अध्ययन में भी ये प्रश्न आता है। दोस्तों लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या धन विधेयक है अथवा नहीं। यहाँ पर देखिए धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में दोस्तों धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से अलग है और धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके योजना आयोग, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्चतर न्यायालय। तो सही उत्तर है योजना आयोग लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है, जबकि लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्चतर न्यायालय ये सभी लोक शिकायतों से संबंधित हैं।
दोस्तों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है और एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा इसका गठन 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर एक नया थिंक टैंक, भारत सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग स्थापित किया गया है। तो अब ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि योजना आयोग समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा या फंडामेंटल स्ट्रक्चर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को वैध घोषित किया और संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के संशोधन को ठीक नहीं माना, क्योंकि न्यायालय की मानना था कि इससे संविधान का आधारभूत ढांचा या मूल ढांचा प्रभावित होगा। तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? तो सही उत्तर है राज्यसभा और लोकसभा दोनों। दोस्तों, संविधान का में ये प्रावधान किया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो है इनका कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित करती है तथा लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। तो सही उत्तर है उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा नहीं बल्कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर उसके पद से हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है यदि सदन का सत्रावसान हो गया हो तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? ऑप्शन है आपके अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो सही उत्तर है सदन को आहूत करने का या बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने और समाप्ति की घोषणा करने का अधिकार है, लेकिन संसद के एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक ज्ञान अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? ऑप्शन है आपके साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, उपरोक्त सभी। तो ये सही उत्तर है दोस्तों, उपरोक्त सभी, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से विशेष अनुभव रखते हैं। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्यों की 15% निश्चित की गई है? तो ये याद रखिएगा 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत जो है मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% पर सीमित कर दी गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन है अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना और विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में सूचित करना। तो दोस्तों, एक मुख्यमंत्री अपने दल की नीतियों के बारे में राज्यपाल के प्रति उसका कर्तव्य नहीं है कि वो अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करे, जबकि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय, उसके निर्णय और प्रशासन संबंधी तथा विधान संबंधी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं है, बहुत व्यापक विवेकाधिकार हैं। और तीसरा है ऑप्शन कि कुछ निश्चित मामलों में विशेषाधिकार या विवेकाधिकार है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार और विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग और अथवा प्रतिनिधित्व। तो सही प्रश्न है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है राजनीतिक दल, न्यायालय और संविधान में से विधानपालिका, राजनीतिक दल और न्यायालय से, राजनीतिक दल, विधानपालिका और संविधान से। इसके अलावा ऑप्शन है विधानपालिका, न्यायालय और कार्यपालिका। तो सही उत्तर है राजनीतिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल, विधानपालिका और संविधान द्वारा निश्चित किया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंचायतें अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? सही उत्तर है नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो कि ये जो 12वीं अनुसूची है 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है 3 माह बाद, 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद और 2 वर्ष बाद। तो सही उत्तर है निर्वाचन के बाद ग्राम प्रधान या सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष बाद ही प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन है आपके संगठन, विदेशों द्वारा मान्यता, सामान्य सिद्धांतों में सहमति और संवैधानिक साधनों में विश्वास। तो दोस्तों, राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व संगठन है, इसके अलावा सामान्य सिद्धांतों में सहमति और संवैधानिक साधनों में विश्वास, जबकि राजनीतिक दल को विदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त होना जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? ऑप्शन है आपके यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड और बेल्जियम। तो सही उत्तर है आधुनिक दल व्यवस्था या मॉडर्न पार्टी सिस्टम का उद्भव इंग्लैंड से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? ऑप्शन है आपके आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, महासभा और प्रन्यास परिषद। तो दोस्तों, प्रन्यास परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एक थी और नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। तो सही उत्तर है प्रन्यास परिषद जो है 1994 से ये कार्यशील नहीं है। अगला प्रश्न एक कथन है कि किसने कहा है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति और उसका रहस्योद्घाटन है? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है या कथन है कि राज्य दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति और रहस्योद्घाटन है। तो ये है इसका सही उत्तर है दोस्तों महर्षि अरविंद। दोस्तों, महर्षि अरविंद का कथन है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति और उसका रहस्योद्घाटन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता है और या भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और लाला लाजपत राय। तो बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता है। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, जिनका कि उपनाम लोकमान्य था, इनको भारतीय राष्ट्रवाद का भगीरथ ऋषि कहा जाता है। लोकमान्य तिलक को जो है भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है और तिलक ने लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर राष्ट्रवादी दल या उग्रवादी दल का गठन किया था। अगला प्रश्न है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन है, ये कथन किसका है? एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन है, ये कथन जेलिनेक का है। ऑप्शन सही उत्तर है आपका जेलिनेक। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन है। अगला प्रश्न है, 1936 में किसने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं, और इसी को स्पष्ट करते हुए 1936 में गांधी जी ने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ा बताइए। तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोखले, नौरोजी, नेहरू, बोस, जयप्रकाश नारायण और लोहिया। तो दोस्तों, इसमें से बेमेल जोड़ा जैसे तिलक और बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी दल के हैं, तो ये देखिए, और गोखले और नौरोजी उदारवादी दल के हैं, नेहरू और बोस। तो दोस्तों, तिलक और बिपिन चंद्र पाल क्रांतिकारी विचार वाले थे, गोखले और नौरोजी नरमपंथी या उदारवादी थे, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ये समाजवादी विचारक थे, जबकि नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस है, तो नेहरू की लोकतंत्र में आस्था थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस देश को आज़ाद कराने के लिए
किसी भी साधन को उपयुक्त मानते थे। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये बेमेल जोड़ा है, अन्य सभी सही युग्म हैं। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, टीजीटी परीक्षा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का हल प्रश्न पत्र। वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।